हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई अब बहुत अच्छे से और ज़ोर शोर से चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी 30 सितंबर को एग्ज़ाम हो रही है, ले रही है पीटी का 7वीं का जो री एग्ज़ाम है, एक बार पहले कैंसिल हो चुका है। तो उसी के संदर्भ में हम आज जो है जो मैथ्स के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जो बीपीएससी का डबल एओ का एग्ज़ाम हुआ था 20 अगस्त को, हाल ही में पिछले महीने एग्ज़ाम हुआ है 20 अगस्त को, तो उसी के जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछा गया है उसमें उसी को लेकर मैं आया हूँ और फुल अच्छे से इसको समझेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। न सिर्फ सॉल्व करेंगे, साथ में कंसेप्ट को भी अच्छे से क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, बीपीएससी हम ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछता ही है, बस डाटा चेंज रहता है आपका। ठीक है, देखिए सरिता ₹1 में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदकर उसे ₹3 में 5 की दर से बेचती है। मतलब ₹1 में वो क्या करती है, 2 नींबू खरीदती है ₹1 में और ₹3 में 5 नींबू बेचती है। ठीक है, तो उसमें हमें पता करना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है, यानी प्रॉफिट परसेंट जो है वो सरिता का क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है, बहुत सारा तरीका है इसको सॉल्व करने का, बहुत सारा तरीका है। अब देखिए या तो ₹1 में 2 नींबू खरीदती है, तो क्या करेंगे हम, या तो 1 नींबू का यहाँ पे सीपी यानी क्रॉस प्राइस क्रैमुल पता कर लें, तो ये हाफ हो जाएगा यानी 50 पैसा। उसी तरह से ₹3 में 5 नींबू बेचती है, तो 1 नींबू हो जाएगा 5/3 में 1 नींबू बेचेगी। तो 1 नींबू का हमने सीपी निकाल लिया, 1 नींबू का हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया और उससे फिर लाभ निकाल के हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह होगी आप लोगों को कि उसमें फ्रैक्शन में आएगा, यहाँ भी फ्रैक्शन में आएगा, यहाँ भी फ्रैक्शन में आएगा। उससे बेहतर क्या होता है कि आप जो नींबू है ना, पहले वाला जो नींबू है, जैसे 2 नींबू यहाँ पे खरीदी और 5 नींबू यहाँ पे बेची वो। ठीक है, तो दो नींबू में खरीदी यहाँ पे और 5 नींबू यहाँ पे बेची। ठीक, तो आप ऐसा कीजिए कि 2 का और 5 का एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे सीधा सीधा है कि 2 और 5 का एलसीएम यहाँ पे 10 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें कुछ कैंसिल होगा नहीं। तो जो नींबू पहले वाले केस में है और जो नींबू दूसरे वाले केस में है, ठीक है, उसको आप क्या कीजिए, सीधा सीधा एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए कि ये 10 इसका एलसीएम हो गया। अब 2 नींबू खरीदती है ₹1 में, तो 2 पंचे 10, यानी 10 नींबू कितना में खरीदेगी वो, ₹5 में। तो 10 नींबू का मान लीजिए यहाँ पे 10 नींबू का सीपी हो जाएगा ₹5, है ना, ये ₹5 निकला। आसान हो जाएगा, उससे आपको फ्रैक्शन में कुछ नहीं आएगा। तो चूंकि 10 जो एलसीएम है हुआ, तो 2 नींबू खरीदा उसने ₹1 में, तो 10 नींबू कितना में खरीदेगा, तो चूंकि 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 आता है। उसी तरह से हम 1 को 5 से गुना कर लेंगे तो ₹5 आ जाएगा। उसी तरह सेलिंग प्राइस जो होगा, यानी जो विक्रय मूल्य होगा, वो देखिए यहाँ पे क्या दिया होगा कि 5 नींबू बेचती है ₹3 में, 5 नींबू बेचती है ₹3 में, तो 10 नींबू कितना में बेचेगी, तो यहाँ पे 5 गुने 10 यानी 2 डबल किया हमने तो 10 आ गया। तो यहाँ भी ₹3 को हम डबल करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹6। ठीक है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹6। तो 10 नींबू का कॉस्ट प्राइस 5, 10 नींबू का सेलिंग प्राइस 6, तो प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया यानी लाभ हो गया हमारा। क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य जो होता है वो लाभ होता है। तो यहाँ पे 6 घटे 5 तो बराबर ₹1 हो जाएगा लाभ, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, बहुत सिंपल, प्रॉफिट परसेंट आपको पता है कि क्या होता है, प्रॉफिट यानी लाभ, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो बस इसको सेट कर देंगे, प्रॉफिट हो गया 1, सीपी कितना है 5 गुने 100, तो मतलब हो गया 20% जो है प्रॉफिट हो गया। तो मेरी सलाह ये होगी आप लोगों को कि एक एक करके जो फ्रैक्शन में निकालें, मुझे बेहतर है कि जो नींबू पहले वाले केस में है, जो नींबू दूसरे वाले केस में है, उस दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको होल नंबर में कॉस्ट प्राइस और होल नंबर में सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो उसी का जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेंगे तो एग्जैक्टली प्रॉफिट निकल जाएगा। और प्रॉफिट परसेंट आपको फॉर्मूला पता है कि प्रॉफिट मतलब लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुने 100 करके आप प्रॉफिट परसेंट बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसका जो है 20% जो है, ये वाला डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत आसान है, इस तरह से आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए
ए और बी एक काम को क्रमशः 11 और 17 दिनों में पूरा करता है। मतलब कोई काम है, एक काम है मतलब, ठीक है, कोई एक वर्क है मान लीजिए, तो ए जो है इसको पूरा करता है इंडिविजुअली। जब करता है वो ए करेगा 11 दिन में, ठीक, उस काम को, उसी काम को, एक काम को बी कंप्लीट करता है 17 दिन में। ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये करता है 17 दिन में, ठीक। अब दोनों ने मिलाकर काम पूरा करके 5600 रुपया पारिश्रमिक प्राप्त किया। अब दोनों, यहाँ तो दोनों इंडिविजुअली करता है, ठीक है, अलग अलग करता है, एक करता है 11 दिन में और बी करता है 17 दिन में, ठीक। लेकिन अगर दोनों साथ करता है काम तो दोनों को मिला के जो पैसा मिलता है वो है 5600 रुपया, यानी 5600। तो काम समाप्ति के बाद दोनों का शेयर क्या होगा, मतलब ए का शेयर क्या होगा और बी का शेयर क्या होगा, उसमें हम निकालना है कि दोनों का जो पारिश्रमिक होगा वो अलग अलग, ये तो कुल हो गया ना, ये तो कुल हो गया। तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो देखिए, जब डेज दिया हुआ हो, दिन दिया हुआ हो, और क्षमता जो होगा, क्षमता कितना होगा कि क्षमता जो होता है ना, दिन का रेसिप्रोकल होता है। मतलब 1/11 इज टू 1/17, ये दोनों का क्षमता होगा। मतलब डेफिनेटली जो कम दिन में काम करेगा उसका क्षमता ज़्यादा होगा, और जो ज़्यादा दिन में काम करेगा उसका क्षमता कम होगा। तो पैसा तो क्षमता के हिसाब से मिलेगा, दिन के हिसाब से तो मिलेगा नहीं। तो पैसा जितना काम करने की उसका क्षमता होगा लेबर ए का और लेबर बी का, उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिलेगा। तो क्षमता जो होगा वो दिन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे कर ले, मतलब हमें दोनों का रेशियो पता करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे देखिए, अगर रेशियो पता करने के लिए हमें इसका एलसीएम देना होगा, तो इस दोनों का जब रेशियो पता करेंगे तो देखिए, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 11 × 17, क्योंकि सीधा सीधा वो है 11 × 17 इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जब इसका रेशियो ऐसे पता करेंगे 1/11, ये करेंगे, मतलब 11 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 1/17 है, तो यहाँ पे 11। तो ये दोनों का, एक मिनट, दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम जब, तो यहाँ पे 17, इसका 17 हो जाएगा और इसका रेशियो 11 हो जाएगा। सिंपली रेसिप्रोकल इंटरचेंज हो जाएगा। क्यों ऐसे, इसीलिए होगा, इसका जो हम ये एलसीएम निकालेंगे तो देखिए एलसीएम हो जाएगा, इसका दोनों का एलसीएम हो जाएगा 17 × 11, ठीक, 17 × 11 हो जाएगा। अब इसको सेम हम नीचे में फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को इसके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये 11 × 17 हो जाएगा ऐसे करके, और फिर ये हो जाएगा हमारा 1/17 × 11 × 17, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 11 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 17 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रेशियो बेसिकली हो जाएगा 17:11। क्षमता का रेशियो हो गया है, मतलब दिन का जो रेशियो है अगर उसके हम कन्वर्ट करके, तो अगर क्षमता का रेशियो निकालना हमें तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे 11 दिन में ये काम करता है, 17 दिन में ये, तो दोनों का क्षमता का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/11, 1/17, तो ये हो गया 17:11। अब क्या है, तो ये 17 + 11 28 हो गया ना, 28 हो गया। तो मतलब 28 जो है टोटल 28 हिस्से में बटेगा ये पैसा, तो 28 बराबर हो जाएगा 5600, ठीक है। अब टोटल चूंकि इतना हो गया, कुल क्षमता 28 हो गया, तो 28 बराबर बनेगा 5600। अब दोनों का रेशियो क्या बनेगा, तो तो ये हो जाएगा हमारा 5600/28 कर देंगे तो एक पार्ट का निकल जाएगा। टोटल पार्ट 28 हो गया, तो एक पार्ट का निकालने के लिए हमको 5600 कुल पैसा है, तो एक पार्ट का 28 से डिवाइड कर देंगे, तो 5600 जो डिवाइड बाई 28 होगा वो 1 पार्ट होगा, और ए का कितना है इंटू 17 पार्ट है ए का, तो ए का पैसा ये मिलेगा और बी का पैसा मिलेगा वही 5600/28 × 11। ए का हिस्सा ये है, बी का हिस्सा ये है, तो एक हिस्से में जब टोटल हिस्सा हो गया 28, तो 28 बराबर हो जाएगा 5600। तो एक पार्ट का क्या होगा, एक पार्ट का वैल्यू होगा 5600/28। तो ये देखिए आप, 28 दूना 56, ये हो गया 200, तो ये हो गया हमारा 3400, एक को मिलेगा 3400, ये हो गया 28 दूना 56, 200, तो ये मिलेगा हमारा 2200, ये मिलेगा हमारा 2200। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए का हिस्सा हो गया 3400 और बी का हिस्सा हो गया, वो हो गया हमारा 2200। ये वाला आंसर हमारा हो गया।
तो इस क्वेश्चन में जैसे भी अगर पारिश्रमिक जैसे कि डेज में दिया हुआ है तो हमें क्षमता निकालना पड़ेगा, क्षमता के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो डेज का रेसिप्रोकल जो होगा वही रेशियो होगा क्षमता का, ठीक। तो इसका क्षमता ये हो गया 1/11 इज टू 1/17 हो गया। अब ये तो यहाँ पे फ्रैक्शन में है, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। उस एलसीएम से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी, तो वो हमें एग्जैक्टली होल नंबर में रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 17 × 11, क्योंकि इसका कुछ कट तो होगा नहीं, तो 17 11 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 17:11। तो ये टोटल ऐड करके कितना हो जाएगा 28। तो 28 पार्ट जो है, 28 पार्ट मतलब टोटल वर्क है, तो उसमें 28 पार्ट में टोटल पैसा मिलेगा 5600, ठीक है। तो एक पार्ट में कितना मिलेगा 5600 डिवाइड बाई 28। तो ए का हिस्सा है 17 पार्ट, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से, और बी का हिस्सा है 11 पार्ट, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो दोनों का अलग अलग हिस्सा आ जाएगा। कितना सरल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी हर एक इंटरवल पे, एक साल के इंटरवल पे ये कभी कभी लगातार भी पूछ देती है। ये भी अक्सर पूछा जाता है, ये भी अक्सर पूछा जाता है, और ये तो अभी हर बार पूछ रहा है। वो लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है। ये बहुत सरल है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन है हमारा 113x प्लस 97y, ठीक, इक्वल टू है 517 है। और दूसरा इक्वेशन है आपका 97x प्लस 113y इक्वल टू है आपका 533। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको जल्दी में सॉल्व करना है ना, तो आंसर से भी आंसर को यूज करके हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो वैल्यू दिया हुआ है, मतलब x का 3 है, y का 2 है, यहाँ पे x का 2 है, y का 3 है, x का 3 है, y का 4 है। तो अगर हम x एंड y के प्लेस पे इसका वैल्यू पुट करें और ये सेटिस्फाई कर दे, तो हमारा आंसर वही होगा। तो इसको तरीका है कि जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम कि x एंड y का वैल्यू पुट करेंगे। मैंने पहले इसमें हमने पुट किया, देखिए 113 इंटू 3 करेंगे हम। पहला इसको चेक करते हैं, 32 है इसका, तो x का 3 y का 2 है, तो इसको चेक करेंगे जब हम, मान लीजिए तो क्या होगा 113 गुना 3 हो गया, और प्लस y का 2 है तो 97 गुना 2 हो गया, ठीक। तो देखिए ये हो गया कितना होगा 339 ये हो गया, और प्लस ये हो जाएगा 194 हो गया। अब देखिए 9 4 13, लास्ट में 13 आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पे 7 होना चाहिए, उसे ऐड कर लेते हैं। 9 4 13 हो गया, 1 हो गया, 9 3 12, 1 13, 1 फिर 3 4 गया, 533 है। यहाँ पे आना चाहिए 517, मतलब ये वाला जो है नहीं होगा, पहला वाला जो है नहीं होगा। इसी में वेरीफाई नहीं किया तो फिर इसमें करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये 517 आ जाता फिर तब हम इसमें भी इसको वेरीफाई करते, तो ये पहला वाला नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से हमको पता चलेगा कि पहला वाला जो है इसको वेरीफाई नहीं कर रहा। अब दूसरा वाला को चेक कर लेंगे, जैसे कि 2 3, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 2 लेना है, y इक्वल टू 3 लेना है, तो फिर क्या करेंगे 113 इंटू 2 प्लस 97 इंटू 3, है ना। इसको चेक करेंगे ये कितना होगा, ये तो 226 होगा, 226 हो गया। ये देखिए ये हो जाएगा आपका 7 3 जा 21, 2 9 3 जा 27, 29, 291। तो ये हो गया हमारा 617, फिर 9 2 11, 22415, 517। तो ये देखिए 517 है, ये वेरीफाई कर रहा है इसको। जब ये वेरीफाई कर रहा है पहले वाले को, तब हम इसको भी चेक कर लेंगे, दूसरा वाले भी वेरीफाई करना चाहिए। तो 97 x का 2 है, तो 97 इंटू 2 प्लस 103, और y का 3 है ना, y का 3 है इसमें दूसरे वाले में वैल्यू। तो देखिए ये हो गया हमारा 97 इंटू 2 तो 194 हो जाएगा, और प्लस हो गया ये 339, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9 + 4 13, 1 हो गया, 9 3 12 1 13, 1 हो गया, 3 1 4 1 5, तो ये हो गया 533, 533। ये भी वेरीफाई कर रहा है, मतलब यही वाला जो है हमारा
सही हो गया। तो ऐसे हम x एंड y का जो आंसर गिवन है उसको पुट करके जो वैल्यू वेरीफाई कर देगा RHS को, उसको वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, हमने पहले वाले में ही पुट कर दिया, अगर नहीं आएगा तो दूसरा वाला में पुट नहीं करना, यहीं पे पता चल गया कि ये वेरीफाई नहीं कर रहा है। ये तो हो गया आपको शॉर्ट ट्रिक के आधार पे आंसर से कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो सीखा आपने। आपको यूज यही करना है, लेकिन इसको करते कैसे हैं वो भी हम लोग अभी इसको सीख लेंगे, ठीक है। अब देखिए कि इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन है कि 113x है प्लस 97y है, प्लस 97y है, इक्वल टू है यहाँ पे 517 है, और यहाँ पे 97x है प्लस यहाँ पे 113y है, यहाँ पे है हमारा 533, ठीक 533। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकेंड, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं प्रॉपर्ली, तो हमने करना क्या होता है, x एंड y किसी एक को हमको इक्वल करना होता है। जैसे 113 यहाँ पे है ना, तो ये x का जो कोफिशिएंट है ये, और ये जो कोफिशिएंट है इसको हमको दोनों इक्वल होना चाहिए। किसी का भी कर सकते हैं, तो x वाले का कर लें या तो y वाले का कर लें, किसी एक को इक्वल करना है होता है। वो इसीलिए करना होता है कि जब जैसे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, मान लीजिए ये जो डिजिट यहाँ पे होगा वैल्यू वही अगर यहाँ पे होगा तो फिर फर्स्ट में से सेकेंड को हम माइनस कर देंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर y वाला सिर्फ बचेगा, तो हम आंसर वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना, अगर हम x वाले को इक्वल करें तो देखिए 113 यहाँ पे है, यहाँ पे 97 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले से, इसको कर देंगे हम इस वाले से, मतलब फर्स्ट को कर देंगे 97 से, ठीक, और सेकेंड को कर देंगे 113 से। उससे क्या होगा, देखिए 113 इंटू 97 जो होगा और फिर 97 इंटू 113 होगा, दोनों बराबर हो जाएगा, तो दोनों क्या होगा वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, ये होगा 10,961, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये होगा 10,961x प्लस 97 को फिर 97 से करना पड़ेगा, तो वो होगा आपका 9409y, 9409y, ठीक। और फिर उसी तरह से 517 को करना होगा 97 से, तो ये हो जाएगा आपका 50,149। ये प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका है, वो आप पहले वाले से इसको कर सकते हैं। ये सीखने के लिए है कि बेसिक कैसे सॉल्व करते हैं इसको साधारण तरीके से। ये हो, फिर 97 को फिर 113 से करेंगे तो ये तो सेम आ जाएगा, 10,961x हो गया, ठीक है, तो सेम ही आएगा, प्लस 113 को फिर 113 से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 12,769y, 12,769y हो जाएगा ये, ठीक। और ये फिर 533 को करना पड़ेगा हमें 113 से, ये हो जाएगा 60,229। बस ये मल्टीप्लाई है, मैंने इसको पहले करके रखा था कि यहाँ पे टाइम खराब ना हो। अब देखिए ये थर्ड इक्वेशन हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेते हैं। माइनस इसलिए करते हैं कि इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन चेंज हो गया। साइन चेंज ऐसे होता है कि नीचे वाला का जो साइन है उसका माइनस करने पे उसके अपोजिट से, आप ऐसे समझिए इसको, जब हम प्लस माइनस प्लस ऐसे करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है ना, इस वाले का साइन चेंज हो जाता है। तो उसी तरह से क्या होगा कि जो नीचे वाले के अपोजिट, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस रहता, अगर हम माइनस करते तो यहाँ पे फिर प्लस हो जाता, तो माइनस करने पे नीचे वाले के अपोजिट साइन यहाँ पे आ जाता है। अब जो ये साइन है वो इसका हो जाता है, ऐसे समझिए आप, ये साइन अब इसका हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो ये भी माइनस हो गया। अब ये साइन जो है नेगेटिव इसका हो गया, ये नेगेटिव इसका हो जाता है, ये नेगेटिव इसका हो जाता है। अब देखिए ये पॉजिटिव है उतना, ये नेगेटिव है, तो दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसीलिए हमने इक्वेट करते हैं इसको, किसी एक कोएफिशिएंट को x का या y का, उसको कैंसिल करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, अब माइनस करेंगे तो ये माइनस वाला ज़्यादा है, 12,769 है, ये 9409 है, तो ये माइनस करके हो जाएगा आपका -3360, क्योंकि ये वाला नेगेटिव ज़्यादा है तो
घटा लेंगे उसका साइन निगेटिव होगा, क्योंकि ये निगेटिव वाला जो ये जो नंबर है वो ज़्यादा है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 60,229 है, ये 50,149, तो फिर निगेटिव वाला ज़्यादा बड़ा है तो निगेटिव तो आएगा ही। अब माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका 10080, मतलब 10,080, 10080 वैल्यू आएगा। अब यहाँ से ये y, तो यहाँ पे y है, ठीक है। अब ये निगेटिव तो कैंसिल हो गया, ठीक। अब y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 10080 डिवाइड बाई 3360, तो ये कट करके 3 जा ये कट जाएगा, है ना। तो y इक्वल टू आ गया वहाँ पे 3। वैसे भी हम लोग पुट किए थे उसमें, तो वही आएगा, यहाँ से भी आंसर वही आएगा, परेशान नहीं होना है। ये प्रॉपर ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 आ गया y इक्वल टू। अब देखिए जो पहला वाला इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है हमारा, उसमें क्या करेंगे, x y का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे इस वाले में, इस वाले इक्वेशन में, पहला वाला में, किसी में आप पुट कर सकते हैं, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, लेकिन जनरली हम लोग पहले वाले में करते हैं, वो सिंपलर फॉर्म होता है इक्वेशन का, सबसे आसान पड़ेगा पहला या दूसरा वाला में आप जो इक्वेशन में जो वैल्यू है y का पुट कीजिए। अब देखिए तो 113 x है यहाँ पे, वो तो रहेगा ही, प्लस ये हो जाएगा आपका 97 गुने 3, ये हो गया आपका 517, ठीक। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 113x इक्वल टू हो जाएगा 517, ये प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 97 इंटू 3 करेंगे तो 7 3 जा 21, 2 7 3 जा 27, ये 29 हो गया, 291 हो गया। इसको माइनस कर लेंगे तो 7 में से ये 7 में से 1 गया, 6 बच गया, ये आपका 11 है, 11 में से 9 गया, 2 बचेगा, ये आपका 4 हो गया, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, तो 226 बच गया। इसका मतलब x इक्वल टू यहाँ पे हो गया 226 डिवाइड बाई 113, मतलब ये हो गया 2। तो ऐसे ये प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका ये है, लेकिन आप लोग आंसर से भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसका बेसिक सॉल्व करने का तरीका ये है। मैंने दोनों अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी बीपीएससी में हर बार लगभग पूछा जाता है कि जनसंख्या दे देगा किसी साल का, और दे देगा कि इस साल में हर एक ईयर में इतना % का इंक्रीमेंट होता है, मतलब वृद्धि होती है जनसंख्या में, तो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रूल ऑफ फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। जो पहले का जनसंख्या है उसको हम लिख लेंगे, जो पहले का जनसंख्या जो 35,28,000 है ना, 35,28,000 पहले का जनसंख्या है, पहले जो अभी गिवन है ना। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, एक कस्बे की जनसंख्या 35,80,000 है, सॉरी हाँ 35,80,000 है, 28 नहीं है, 28,000 ही है, 35,28,000 है। यदि वह 5% की दर से बढ़ती है तो 3 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। अभी जनसंख्या है 35,28,000, अगर सभी प्रत्येक साल में 5% की दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो आप पीछे अगर देखे होंगे तो मैंने रूल ऑफ फ्रैक्शन बताया था आपको कि करना क्या होता है कि अगर आपको पहले का दिया हुआ हो, बाद का निकालना हो, जितने भी साल का निकालना हो, ठीक है, उतना क्या करना है, नीचे 100 कर दीजिए आप, सभी में नीचे 100, ठीक है, नीचे 100 हो गया, ठीक है। अब पहले का दिया हुआ हो, बाद का निकालना हो, तो 3 बार का है तो 3 बार नीचे 100। अब देखते हैं कि वो ऊपर में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में से उसको माइनस कर देंगे, अगर कमी हो रही सॉरी अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में उसको प्लस कर देंगे, वृद्धि मतलब प्लस, तो प्लस कर देंगे। अगर कमी हो रही होगी तो 100 में से उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो 100 कितने की वृद्धि है, जो 5 की, तो 100 में 5 प्लस कर देंगे, 3 बार वो करेंगे बस, 105 105 105, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल। अगर ये कमी होती, अगर पहले की जनसंख्या दी हुई है, बाद की जनसंख्या हमें पता करना है। अगर मान लीजिए एक साल में वृद्धि हुई, दूसरे में कमी हुई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 5 की वृद्धि हुई तो यहाँ पे 105 कर देंगे। अगर यहाँ पे 5 की कमी हो गई दूसरे साल में तो 100 - 5 यानी 95 कर देंगे। फिर यहाँ पे फिर वृद्धि हो गई 105 की,
तो 5 फिर ऐड कर देंगे। मतलब देखना है हमें कि वो वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, कितनी भी साल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे में 100 उतना बार आ जाएगा, ऊपर में कमी और वृद्धि के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस करेंगे। अगर वृद्धि होगी तो प्लस करेंगे और कमी होगी तो माइनस करेंगे। अब देखिए ये तो हो गया 21, ये 20, 5 से दोनों कैंसिल हो रहा है, ये भी 21 होगा, 521 जा 105 होता है और 520 जा 100 होता है, ये भी 21 हो गया, ये भी 20 हो गया। ठीक, अब देखिए 3 जीरो यहाँ पे 1 2 3 0, 1 2 3 0 ये कैंसिल हो गया। अब बचा यहाँ पे 2 2 2। अब देखिए ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया और 8 से ये कैंसिल हो रहा है, 8 4 जा 32, 3 8 4 जा 32, ये 1, तो 8 ये तीनों कैंसिल हो गया। बच गया हमारा 4 4 1 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। अब ये देखिए 4 4 1, ये भी तो हो गया 4 4 1, 21 का स्क्वायर आपको पता है कि 441 होता है, इंटू ये हो गया 21। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 4084101, ये आता है। ठीक है, मतलब 40,84,101 जो है जनसंख्या होगा बीपीएससी के आंसर की में। इसको माना गया है ए ऑप्शन को, यानी यहाँ पे जो है 1 होना चाहिए लेकिन 2 है, तो ये आंसर गलत है, ये 1 होगा यहाँ पे। तो यहाँ वैसे भी आपको जो ही ऐसे आए तो देख लेना है कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट में तो 1 ही आएगा। तो देखना है 1 किस में है लास्ट में, तो 1 किसी में नहीं है, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। आप रिवाइज आंसर की में इसको बीपीएससी चेंज करके ई करेगा, ये लास्ट में अगर 1 होता यहाँ पे तो ये इसका सही आंसर होता, लेकिन लास्ट में यहाँ पे 2 है तो ये आंसर गलत है। इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका आंसर 40,84,101 है, लेकिन बीपीएससी ने 40,84,101 को माना था पहले जब आया था आंसर की। उसमें जब रिजल्ट आएगा तो रिवाइज आंसर के में आप देखना इसको चेंज करके एकदम 100% बीपीएससी ई कर देगा। अब लास्ट क्वेश्चन है कि वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन भी बीपीएससी हर एक बार पूछता है। तो बीपीएससी का पैटर्न वही है, कभी आपको कॉम्बिनेशन पे पूछ देगा, अक्सर पूछा जाता है, कभी अलजेब्रा का ले लेगा क्वेश्चन आपको, जो वो सिग्मा वाला ले लेता है, उसको भी करेंगे जब आएगा, तो साथ में कंसेप्ट को भी करेंगे। तो अगर बीपीएससी का 5-6 साल का क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर लेंगे, साथ में अगर सीख लेंगे कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो 7-8 क्वेश्चन तो आप एकदम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम। बहुत सरल होता है वेन डायग्राम का क्वेश्चन सॉल्व करना, बस आपको एक बार समझना है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें देखिए, इसमें तो 2 ही का है, 2 का तो बहुत आसान है, वो तो देखते ही बन जाएगा आपको। 3 का पूछ जाता है, जैसे क्रिकेट हॉकी फुटबॉल खेलता है, कोई 2 खेलता है, मतलब कुछ प्लेयर क्रिकेट हॉकी खेलता है, कुछ हॉकी क्रिकेट खेलता है, कुछ फुटबॉल हॉकी, कुछ फुटबॉल क्रिकेट खेलता है, कुछ तीनों खेलता है, तो उसको भी हम लोग वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। वैसा क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये डबल वाला है, ये बहुत आसान है। ठीक है, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो क्रिकेट या बैडमिंटन खेलता है या दोनों खेलता है, मतलब किसी स्कूल में क्रिकेट खेलने की सुविधा है और बैडमिंटन खेलने की सुविधा है, तो सभी विद्यार्थी या तो क्रिकेट खेलता है या तो बैडमिंटन खेलता है या दोनों खेलता है, मतलब कोई विद्यार्थी खाली नहीं है। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी कोई ना कोई गेम खेलता है, या तो सिर्फ क्रिकेट खेलता हो या कोई सिर्फ बैडमिंटन खेलता हो, या कोई हो सकता है कि कुछ लड़के ऐसे भी हों जो क्रिकेट भी खेलता हो और बैडमिंटन भी खेलता हो। ठीक है, तो वो दिया हुआ है यदि 50.7% क्रिकेट खेलता है और 64.3% बैडमिंटन खेलता है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या 600 है, तो हमें ये बताना है कि कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलता है। ठीक है, तो अब देखिए 2 हम सर्किल बनाते हैं, जैसे एक सर्किल ये हो गया हमारा, ठीक, ये हो गया रेड वाला, और दूसरा वाला सर्किल हो गया हमारा ये वाला। ठीक, 2 ही बनाना है। अब देखिए मान ये रेड वाला मान लीजिए क्रिकेट खेलता है। ठीक है, रेड वाला जो है क्रिकेट का सर्किल है और ये जो है आपका बैडमिंटन का है, ये वाला मान लीजिए बैडमिंटन का सर्किल है। ठीक, तो ये बता रहा है हमें पहलियो कि 50.7% क्रिकेट, माने ये रेड वाला जो पूरा है ना, रेड वाला पूरा ये 50.7% है, रेड वाला 50.7। ठीक,
और ब्लू वाला जो है, ब्लू वाला ये है हमारा 64.3%। ठीक है, तो ये इतना बैडमिंटन खेलता है, इतना लोग क्रिकेट खेलता है। टोटल में इतना 50.7% क्रिकेट और 64.3% बैडमिंटन खेलता है। तो ये जो है कुछ तो ऐसे बच्चे हैं ना, ये वाला जो दोनों खेलता है, ये जो क्रिकेट में भी है और जो बैडमिंटन में भी है। तो वो कितना है बेसिकली आप देखिए, टोटल तो 100% होता है। टोटल क्या होता है? टोटल 100% होता है। जब इसको ऐड करेंगे 50 प्लस 64 तो ये कितना हो जाएगा? 7 3 10 हो गया। ये 1 उधर से आया 415 हो गया और 6 5 11 115% हो गया। ये 115 जो कि संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 15% जो है ना, ये मतलब इसको जो 115 में से 100 माइनस कर लेंगे तो 15% जो है आपका ये हो जाएगा, जो ये कॉमन वाला हो जाएगा, जो दोनों खेलता हो, मतलब तब हो जाएगा ये टोटल 100। मतलब 15 दोनों खेलता है तो 50.7 में से 15% माइनस कर देंगे तो वो सिर्फ क्रिकेट खेलेगा। फिर 64.3 में से 15 माइनस कर देंगे तो वो सिर्फ बैडमिंटन खेलेगा। तो सिर्फ क्रिकेट प्लस सिर्फ बैडमिंटन प्लस दोनों का जो ऐड करेंगे तो वो 100 आना चाहिए, वो 100 आएगा। तो इसीलिए टोटल में से 100 दोनों मिला के जो 115 हो गया, इसमें से कॉमन है तो कुछ दोनों में है, तो जब 100 उसको उसमें से माइनस कर देंगे तो वो हमारा 15% निकल जाएगा, जो दोनों खेलता है, क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर कुल संख्या 600 है तो दोनों कितना खेलेगा? 15% ऑफ 600, 15% निकाल लेंगे हम 600 का, दोनों उतना ही खेलेगा। तो 15/100 गुने 600, 2 0 कैंसिल, तो 90 स्टूडेंट जो है 90 जो है आपको खेलेगा सिर्फ दोनों गेम, मतलब जो दोनों खेलेगा वो। अगर यहाँ पे ये भी सीख लीजिए आप, अगर ये पूछा कि सिर्फ क्रिकेट कितना खेलता है, सिर्फ क्रिकेट, ओनली क्रिकेट कितना खेलता है, अगर पूछा जाता कि सिर्फ क्रिकेट कितना खेलता है, सिर्फ क्रिकेट, तो उसमें क्या करते हैं हम? सिर्फ क्रिकेट निकालना होता तो उसमें क्या करते हैं हम? ये 50.7 माइनस 15 कर लेते। क्यों? कि क्रिकेट का तो ये वाला टोटल है क्रिकेट का, लेकिन ये तो दोनों है ना, इतना तो दोनों है, तो इसको माइनस कर लेंगे तभी ना सिर्फ ओनली क्रिकेट का निकलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 35.7, ये हो जाता 35.7 हो जाता, परसेंट में होता। फिर संख्या निकालना होता इसका, तो वही करते 35.7 बट्टे 100 गुने 600 करते, ये निकलेगा सिर्फ क्रिकेट खेलने वालों की संख्या। अगर सिर्फ बैडमिंटन का पूछे तो फिर वही 64.3 में से क्या करेंगे? 15 माइनस कर लेंगे, है ना, 15 माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 49.3 हो जाएगा। जो 3 तो हो ही गया, ये 14 में से 5 यहाँ, ये हो जाएगा। अगर ये परसेंट में आ गया, अगर ये पूछे कि सिर्फ बैडमिंटन कितना लोग खेलता है, तो फिर क्या करते हैं हम? 49.3% किसका निकालते? टोटल का, 600 का। तो ऐसे आपको समझना है, अगर केवल पूछेगा केवल, तो उसमें से ये जो क्रिकेट वाला है उसमें से कॉमन वाले को माइनस कर देंगे। अगर सिर्फ बैडमिंटन का पूछेगा तो सिर्फ बैडमिंटन, ओनली बैडमिंटन पूछेगा तो बैडमिंटन का जो कुल है उसमें से दोनों वाला माइनस कर देंगे तो सिर्फ बैडमिंटन का निकल जाएगा, और ये सिर्फ क्रिकेट का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंसेप्ट को समझना है, फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। और इस पर 3 वेन डायग्राम भी बनता है, वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, कि उसको भी हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 4:1 है, और इसमें कितने लीटर पानी और मिलाने से शराब और पानी का अनुपात जो है 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो 35 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें शराब और पानी का रेशियो जो है वो 4:1 है। इट मीन्स उसमें क्या है कि 4 हिस्सा शराब और 1 हिस्सा पानी है। तो उसमें कितना लीटर और पानी हम मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, ताकि जो न्यू मिक्सचर बनेगा उसमें शराब और पानी का जो रेशियो है वो 2:1
1 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 35 लीटर जो है ये इनिशियल ये क्वांटिटी है शराब मतलब मिक्सचर का, ठीक है। उसमें जो इसका रेशियो है शराब और पानी का वो है 4:1, ठीक। 4 हिस्सा शराब है और 1 हिस्सा पानी है। इसका मतलब ये कुल हिस्सा कितना हो जाएगा 4+1, 4+1 मतलब 5 हिस्सा कुल हो जाएगा, ठीक। 5 हिस्सा कुल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 35 लीटर जो है क्वांटिटी मिक्सचर का वो 5 हिस्से यानी 5 पार्ट के बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक 1 पार्ट कितना होगा, 1 पार्ट हो जाएगा आपका 35/5 बराबर 7 लीटर, ठीक है। ये हम इसलिए इसको हमने इसीलिए निकाला कि चूंकि अब 5 हिस्सा बराबर 35 लीटर है तो 1 हिस्सा बराबर 7 लीटर हो जाएगा। तो उसमें से क्या है, अब शराब इसमें से क्या हो जाएगा, शराब का जो 4 पार्ट है वो हो जाएगा आपका 4 × 7 और ये जो पानी का अभी जो 1 पार्ट है वो हो जाएगा 1 × 7, क्योंकि 1 पार्ट का निकला है 7 लीटर। तो शराब इसमें 4 पार्ट है तो 4 × 7 यानी ये हो जाएगा 28 लीटर शराब का हिस्सा और ये जो हो जाएगा पानी का हिस्सा वो हो जाएगा 7 लीटर, ठीक है। तो इस मिक्सर में 35 लीटर का जो मिक्सर है उसमें शराब हो गया 28 लीटर और पानी हो गया 7 लीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें पानी कितना लीटर मिक्स करें ताकि अब जो न्यू मिक्सर बनेगा उसमें शराब और पानी का रेशियो 2:1 हो जाए। तो देखिए अगर हम सपोज कर लेते हैं कि x लीटर पानी जो हमें फाइंड करना है, x लीटर पानी हमने उसमें ऐड कर दिया है ना, x लीटर पानी हमने ऐड कर दिया। तो देखिए न्यू मिक्सचर जो बनेगा उसमें शराब तो 28 लीटर ही है, इसमें तो कोई चेंजेज हुआ नहीं है। तो शराब 28 लीटर ही है, पानी पहले था 7 लीटर, अब x लीटर हमने उसमें ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 7 + x, मतलब न्यू जो मिक्सचर है उसमें शराब 28 लीटर है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि शराब में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ पानी हम बढ़ा रहे हैं और कितना पानी बढ़ा रहे हैं वो हमें फाइंड करना है ताकि रेशियो जो है शराब और पानी का 2:1 हो जाए। तो हमने माना कि जो x लीटर पानी हमने ऐड कर दिया मिक्सचर में, ठीक। तो अब जो न्यू मिक्सचर होगा उसका रेशियो क्या होगा शराब और पानी का, 28 शराब हो जाएगा और पानी हो जाएगा 7 + x, और यही तो ये होना चाहिए 2/1, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 2:1 हो जाएगा न्यू मिक्सचर में शराब और पानी का रेशियो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो 7 + x × 2 है तो ये हो जाएगा 14 + 2x और ये हो जाएगा हमारा 28 लीटर, 28 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x = हो गया आपका 28 - 14, तो ये हो गया 14, इट मीन्स x = हो जाएगा 14/2 मतलब 7 लीटर, मतलब 7 लीटर पानी हमें मिक्स कर देंगे अगर मिक्सर में, तो न्यू रेशियो जो हो जाएगा शराब और पानी का वो हो जाएगा हमारा कितना 2:1। ये हो जाएगा सी वाला आंसर। कितना सरल था, कुछ नहीं था इसमें। जो टोटल रेशियो दिया हुआ है 4:1 इनिशियली उसको ऐड कर लेंगे, कुल भाग हो जाएगा। 35 लीटर में 1 भाग निकाल लेंगे डिवाइड करके इसको 5 से, तो 1 भाग निकल जाएगा। उसमें 4 भाग जो है 4 हिस्सा शराब है तो क्या हो जाएगा 7 × 4 कर लेंगे तो शराब का हिस्सा निकल जाएगा और 1:7 कर लेंगे तो पानी का हिस्सा निकल गया। अब उसमें हमें पानी कितना ऐड करना है ताकि रेशियो जो है 2:1 हो जाए। तो हमने पानी मान लिया कि x लीटर ऐड किया, तो अब जो पानी x लीटर ऐड करने के बाद जो मिक्सचर बना उसमें शराब और पानी का रेशियो क्या होगा, शराब तो उतना ही है जितना पहले था, वो 28 पहले था, वो अभी भी 28 ही है, लेकिन पानी बढ़ गया, पानी 7 + x हो गया क्योंकि 7x हमने इसमें ऐड कर दिया, 7 लीटर पहले से था। अब ये न्यू रेशियो है, यही न्यू रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो 2:1 होना चाहिए। इसको सॉल्व करके हमने ये मान लिया, निकाल लिया x का वैल्यू, ये आ गया हमारा 7 लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, जो एक ट्रेपीजियम है, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ट्रेपीजियम और रोम्बस, है ना। ये ट्रेपीजियम पे बेस्ड क्वेश्चन है। बस आपको अगर फॉर्मूला पता है तो सिंपली इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले ट्रेपीजियम देखिए, ट्रेपीजियम होता क्या है। ट्रेपीजियम एक ऐसा फिगर होता है जिसमें 2 पैरेलल साइड होता है ऐसे, ठीक है, इस तरह से। ये ट्रेपीजियम का फिगर है, ठीक है। इसमें ये साइड जो है ये वाला इसके
पैरेलल, इसको हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। और इसका जो एरिया होता है ट्रेपीजियम का वो होता है हाफ इंटू जो समानांतर भुजा है ना ये और ये, उसका योग, समानांतर भुजाओं का योग। और ये फॉर्मूला पता है तो बहुत आसानी से सीधा आंसर आप निकाल सकते थे। इसका योग होगा गुने ऊंचाई यानी हाइट, गुने ऊंचाई यानी समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं एक 12 है दूसरा 8 है, मतलब ये वाला 12 ये वाला 8, ठीक। उसकी ऊंचाई दिया हुआ है कितना, ऊंचाई दिया हुआ 7। तो ऊंचाई जो होता है कि इस पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे ये वाला, ये जो होगा ये ऊंचाई हो जाता है, या ये वाला जो होगा ये ऊंचाई हो जाएगा। मतलब आपको पता है ऊंचाई क्या होता है, उसका मिनिमम डिस्टेंस ऊंचाई होता है। मतलब सामने से नीचे अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो ऊंचाई हो गया, यही होता है हाइट यानी ऊंचाई, ठीक। तो इसका एरिया हो जाएगा समांतर भुजाओं का योग, इसमें एक 12 है दूसरा 8 है, तो इसका क्या हो जाएगा हाफ इंटू 12 + 8 इंटू ऊंचाई कितना है 7, ये हो गया हमारा हाफ, ये हो गया 20 इंटू 7, ये 2 10 या 20, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्या हो जाएगा एरिया इस समलंब चतुर्भुज का। तो बस आपको इतना फॉर्मूला खाली पता होगा तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते थे। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ये एक बेसिकली रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसमें क्या है कि आप एक पैटर्न होता है जो कैसे किस अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ रहा है सीरीज। अगर आपको एक बार वो स्ट्राइक कर गया तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे 60 है, 80 है, फिर आपका 90 है, फिर 270 है, नेक्स्ट 270 है। अगला वाला जो है ये क्या होगा ये फाइंड करना है। इसके बाद वाला जो है 405 है, ठीक है। ये जो है हमारा 405 है। तो सिंपली इसमें क्या है आपको अल्टरनेट करके एक रिलेशन है, जैसे कि आप देखिए 60 90 कैसे कैसे ये संबंधित है ये पता कर लीजिए। तो जब 60 में 1.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 आ जाता है ना। तो उसी तरह से जब इसका अल्टरनेट वाला कौन सा 90 में 1.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला वाला आ जाएगा, ये वाला मतलब हो गया आपका कितना 90 × 1.5 मतलब 90 + 45 हो जाएगा 135 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ये सीरीज है। उसी तरह से अब देखना पड़ेगा आपको कि 80 अगला वाला जैसे 80 संबंधित है 270 से, वैसे ही 270 संबंधित होगा आपका 405 से, ठीक है। तो इसी तरह से आगे सीरीज में बढ़ते जाएंगे तो हमें मिलता जाएगा। तो 60 90 से 1.5 गुना है, फिर 90 जो है 90 से 1.5 टाइम्स क्या होगा 135 होगा। तो ये आंसर आपका यहाँ पे 135 हो गया। बहुत आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। बस ये स्ट्राइक करने का एक बार स्ट्राइक कर गया कि ये किस अकॉर्डिंगली किस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, क्या रिलेशन है आगे बढ़ते हुए क्रम में, तो आप बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब घड़ी वाला क्वेश्चन बीपीएससी में हर बार पूछा जाता है। घड़ी पे आवर हैंड है, मिनट हैंड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंगल निकालने के लिए हमेशा एंगल निकालने पे ही बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत सरल है। आप देखिए एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, ठीक है। मान लीजिए ये घड़ी है, इसको कुछ नहीं करना है आपको, बस अपने हाथ में घड़ी पहनिए, उसको देख के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे घड़ी है, मान लीजिए ये सेंटर है इसका, यहाँ पे 12 होता है, ठीक है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 होता है, ठीक। इसमें मान लीजिए यहाँ पे 1 हो गया आपका, 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5, 6 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। ऐसे घड़ी होती है। तो दिया हुआ है कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 4:20 पर घंटे की सुई कितना डिग्री घूम जाएगी। मतलब 12 बजे से जब घंटे की सुई 4:20 जब हो रहा होगा उस दौरान कितना एंगल फॉर्म कर लेगी। आप देखिए 12 बजे है, मतलब यहाँ पे घंटा और मिनट की दोनों सुई यहाँ पे होगी 12 बजे एग्जैक्टली यहाँ पे होगा।
जब 4:20 होगा तो 4 बजे तो घंटे की सुई यहाँ होगी, लेकिन 4:20 के आसपास पे समझिए कि घंटे की सुई कहीं इसके आसपास होगी, है ना, यहाँ पे होगी घंटे की सुई। तो ये जो एंगल बनाया, ये अभी घंटे की सुई यहाँ थी, अब जो एंगल यहाँ बना रहा है, इसके बीच में ये कितना एंगल ट्रेवल किया, ये हमें पता करना है। तो सिंपली आपको इसमें कुछ नहीं करना है, घंटे की सुई आपको पता है कि 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है घंटे की सुई। इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटे में घंटे की सुई जो है वो 360 का एंगल बनाती है, क्योंकि सर्किल में आपको पता है कि एंगल कितना होता है कुल, ये टोटल एंगल होता है 360 का। तो 12 से 12 यहाँ आने में 12 घंटा ट्रेवल करती है और 360 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटे में जो घंटे की सुई है वो कितना एंगल बनाती है, 360। तो एक घंटे में कितना बनाएगी, 360 डिवाइड बाई 12, तो ये हो गया 30 डिग्री। मतलब याद कर लीजिए कि घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री एंगल ट्रेवल करती है या फॉर्म करती है या चलती है, जो भी आप सोचें। ये आप इसको भूल जाइए, ये तो कंसेप्ट है, मैंने बता दिया कि एक घंटे में 30 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, अब देखिए 12 से 4 आया, 4 बजे में 4 घंटा हुआ, तो यहाँ से 4 बजे तक में कितना एंगल बनाएगी, 30 गुने 4, 120 डिग्री। लेकिन 4:20 के बारे में पूछ रहा है ना, तो 20 मिनट में भी तो कुछ एंगल बनाएगी ये घंटे की सुई। तो ये तो 120 हो गया 4 घंटे में, 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, एक घंटे में कितना बनाती है, 30 डिग्री। एक घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। तो देखिए 60 मिनट में कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। तो एक मिनट में कितना बनाएगी, 30/60। तो 20 मिनट में कितना बनाएगी, 30/60 × 20। ठीक, 32 to 10 मतलब 10 डिग्री का एंगल बनाएगी 20 मिनट में। तो ये तो 4 बजे तक का फाइंड किया, 20 मिनट का और फाइंड करना है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 10 और ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 130 डिग्री बनाएगी घंटे की सुई 12 से 4:20 तक में। तो क्लियरली आंसर हो गया हमारा, कितना हो गया, 130 डिग्री। ठीक है, बहुत सरल है। इसी तरह से अगर आपको मिनट की सुई का पूछे तो आपको पता है जो मिनट की सुई जो है एक घंटे में, मिनट की सुई एक घंटे में पूरा घूम जाती है 60 मिनट में, है ना। तो मिनट की सुई जो है 60 मिनट में 360 का एंगल बनाएगी, 360 का। तो मिनट की सुई एक मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 360 डिवाइड बाई 60, ये 0 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 6 डिग्री। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है, कभी मिनट के सुई पे भी क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें आपको याद रखना, जैसे घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, वैसे ही मिनट की सुई जो है एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ये इसी तरह का या तो घंटे में पूछा जाएगा या मिनट पे पूछा जाएगा। कभी कभी घंटे और मिनट के बीच का एंगल भी पूछा जाता है, तो वो भी हम घंटे कितना बना रही है एक घंटे में, घंटे की सुई, मिनट की सुई कितना बना रही है एक मिनट में, दोनों अगर पता रहेगा तो आप अच्छे उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। याद ये रखना है आपको कि एक घंटे में घंटे की सुई बनाती है 30 डिग्री, एक मिनट में मिनट की सुई बनाती है 6 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों 60 स्टूडेंट का जो औसत है वो 50 kg है। ठीक है, मतलब 60 विद्यार्थी है एक क्लास में, उसका जो एवरेज वेट है, एवरेज भार जो है वो 50 kg है, मतलब एक का भार और 50 kg है। ठीक है, मतलब किसी का ज़्यादा किसी का कम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल एवरेज है 50 kg, जबकि स्टूडेंट है 60 kg, 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट है 60। अब देखिए, अगर उसमें क्लास टीचर को भी ऐड कर लिया जाता है, अगर क्लास टीचर है डेफिनेटली उसका एज ज़्यादा होगा, तो क्लास टीचर को भी अगर वेट क्लास टीचर को भी उसमें अगर ऐड कर लिया जाता है, तो उस केस में औसत भार जो है जितना पहले था उससे 500 ग्राम बढ़ जाता है, मतलब आधा केजी बढ़ जाता है एवरेज वेट। तो कक्षाध्यापक का भार क्या है ये हमें निकालना है। तो बहुत सरल है। अब देखिए औसत, जब हम लोग औसत फाइंड करते हैं, ठीक है, तो क्या कैसे फाइंड करते हैं, औसत जब फाइंड करते हैं तो क्या होता है, संख्याओं का योग, जितनी संख्या है सभी को ऐड कर देते हैं, संख्याओं का योग होता है, और नीचे कुल संख्या यानी कितनी संख्या है, जैसे नीचे कुल संख्या, तो उसको हम लोग
एवरेज फाइंड करते हैं। जैसे ऐसे मान लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जैसे 5, 7, 9, 12, 15 ऐसे इसका हमको एवरेज फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, सबको ऐसे ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 ऐसे जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर, सबको ऐड, वही संख्याओं का योग डिवाइड बाय कुल संख्या। हम ऐसे दिया हुआ हो तो हम ऐसे एवरेज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब औसत फाइंड करने के लिए संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या है, तो यहाँ से अगर योग फाइंड करना हो सभी संख्याओं का, मान लीजिए कितनी संख्याएं हैं, तो क्या होगा, औसत को जब हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे कुल संख्या से, तो हमें कुल योग निकल जाएगा। ठीक है, कुल योग निकल जाएगा, जितना योग है इसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए एवरेज दिया हुआ है 50 kg और कुल स्टूडेंट है 60, तो कुल भार कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुल भार निकाल लेंगे। पहले कुल भार हो जाएगा, औसत है 50 और संख्या है 60। ठीक है, तो कुल भार सभी को मिला के कुल भार कितना हो जाएगा, 3000 kg, 3000 kg हो जाएगा कुल भार। ठीक, ये अब देखिए, जो क्लास टीचर है, जो कक्षा शिक्षक है, कक्षा शिक्षक का भार हमें निकालना है, तो हमें उसका मान लेते हैं कि उसका भार है x kg, क्योंकि हमें निकालना है, अभी पता नहीं है, हमने इसको क्या कर लिया, सपोज कर लिया, मान लिया कि जो कक्षाध्यापक है, जो क्लास टीचर है, उसका भार है x kg। तो अब देखिए, तो इसको जब ऐड कर देंगे, इसमें पहले था स्टूडेंट का 3000 kg कुल भार, और ये x kg कक्षाध्यापक आ गया, तो कुल भार कितना हो जाएगा, कुल भार हो जाएगा 3000 प्लस x, ये हो जाएगा कुल भार। अब संख्या कितना हो जाएगा, 60 पहले था स्टूडेंट, एक क्लास टीचर ऐड हो गया, तो अब हो गया 61। तो ये अब एवरेज, नया एवरेज निकल गया। इस एवरेज में जो क्लास टीचर है वो भी ऐड है, तो 3000 जो kg और पहले था, 60 स्टूडेंट का कुल भार था और क्लास टीचर का भार हमने x मान लिया, अगर दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया कुल भार। कुल भार को जब कुल संख्या से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकलेगा। वही एवरेज दिया हुआ है, क्या, जितना पहले था उससे 500 ग्राम बढ़ गया, मतलब 50 kg पहले था और 500 ग्राम बढ़ गया, तो हो गया 50.5 kg। ये न्यू एवरेज हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। देखिए 3000 ये हो गया प्लस x, और ये हो गया हमारा 61 इंटू 50.5। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3080.5। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 380.5 आएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 380.5 और माइनस 3000, ये हो गया 80.5 kg। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि इस क्लास टीचर का जो हमने माना था कि इसका भार x kg है, वो निकल गया 80.5। तो इसका आंसर देखिए कौन सा होगा, तो ये हो गया हमारा C वाला। मतलब ऐसे सिंपली फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट प्रोसेस से, कंसेप्ट के बेस पे। अगर आप लोग चाहें तो इसको देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर अप्लाई करेंगे माइंड, इसको आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, आप देखिए, ये जो कंसेप्ट हुआ, इस तरह इस पे बेस्ड आप किसी भी एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज का एक ही फॉर्मूला है, औसत बराबर संख्याओं का कुल योग डिवाइड बाय नंबर ऑफ, मतलब जितना कुल संख्या है, बस ये फॉर्मूला है। एवरेज में हर जगह कहीं भी यही फॉर्मूला यूज होता है। और इसको आप डायरेक्ट करना है आपको, देखिए दिया हुआ है तो 60 स्टूडेंट है, क्लियरली है, अब 50 kg उसका मतलब सभी का एवरेज है। अब देखिए, अगर एक टीचर ऐड हो जाता है, टीचर ऐड हो गया तो ½ kg यानी 500 ग्राम वेट, एवरेज वेट बढ़ जाता है। ठीक, तो 60 का एवरेज वेट 500 ग्राम बढ़ गया, इंडिविजुअली एक एक का सबका बढ़ेगा आधा kg। तो उस केस में 30 kg यहाँ बढ़ गया, 60 स्टूडेंट का 30 kg यहाँ बढ़ गया वेट। ठीक है, और उसके 50 kg तो इसका अपना होना चाहिए, तब तो 50 से ऊपर हो, 50 kg उसका अपना, और फिर 500 ग्राम इसका 50.5 kg वेट होगा, इसका खुद का 50.5 kg, और प्लस 60 में जो आधा kg सबका बढ़ा इंडिविजुअली
ठीक है। 60 इंटू हाफ के जी वो 30 हो गया, 30 के जी वो, और 50 प्लस हाफ के जी इसका अपना, तभी तो इस एवरेज 50.5 होगा ना, 50.5 के जी होगा। 50.5 के जी इसका अपना वेट हो गया, और 60 स्टूडेंट जो है पहले, उसका सभी का आधा आधा के जी एवरेज बढ़ेगा, तब ना एवरेज आधा के जी बढ़ेगा वेट ओवरऑल। तो 30 के जी इसका हो गया, इसका हो गया 50.5 के जी खुद का वेट, तभी जो एवरेज होगा वेट वो होगा कितना, 50.5, 50.5 इसका, और ये बाकी का जो आधा आधे के जी बढ़ा 60 है उसका 30 के जी हो गया, तो 80.5 के जी जो हो गया इसका वेट हो जाएगा एग्जैक्टली किसका, जो कक्षाध्यापक है उसका। ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं सिंपली, अगर आप थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो। अब बाकी आपका कंसेप्ट बेस्ड तो मैंने बता ही दिया कि कंसेप्ट के आधार पे कैसे उसको सॉल्व करना है किसी भी एवरेज के क्वेश्चन को। तो ये था AAO में जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी द्वारा लिया गया था, कब, 20 अगस्त 2022 को। हो सकता है इसे सीधा सीधा कुछ क्वेश्चन या कुछ डिजिट आपको चेंज कर दे, सीधा क्वेश्चन आपको 67th री एग्जाम जो पीटी है, जो सितंबर लास्ट में 30 तारीख को, उसमें पूछ दे। ये फिनिश होता है, और जल्दी हम आते हैं अब क्या, जो CDPO का एग्जाम हुआ था 15 मई को, उसका भी सारा 10 का 10 क्वेश्चन लेके आते हैं अगले वीडियो।